सो हाय एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इजी है आपका। और ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम में अगर मैं बोलूँ ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से जो कि 10 मार्क्स का होता है। और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो चैप्टर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे के दो चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। आप इजीली 20 to 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो ओनली इन दीज 3 चैप्टर्स। तो ये चैप्टर तो आपका 10 मार्क्स का आता ही आता है। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे ऑलमोस्ट। उन क्वेश्चंस में जो यूनिक ट्रांजेक्शन है या कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है सिर्फ मैंने उन्हीं को समझाया, बाकी कॉमन ट्रांजेक्शन्स को हटा दिया है। और यहाँ पे हम 10 से सिर्फ 12 कॉन्सेप्ट्स करेंगे। और ये 10 से 12 कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं कि एक जो बिजनेस आपका एग्जीक्यूट होता है या आपका जो धंधा चलता है, उस धंधे में क्या क्या रियल सिनेरियोज होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं 10 से 12। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा चैप्टर खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो इवन इन योर एग्जाम। तो आप बिल्कुल हिंदी में समझ के चलना बिजनेस कैसे चलता है और हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। नोट्स आपको कमेंट्स सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार रेफर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, अभी मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन वी विल मेक बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे क्या पता चलता है कि मैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है आप जो सामान बेच रहे हो उसकी सेल वैल्यू क्या है माइनस उस सामान को बनाने की कीमत क्या है, सिर्फ बनाने की कीमत। तो सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप सामान बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है। तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे पता चलता है कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना, मतलब मैंने टोटल में कितना प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे माइनस करके। अभी मैं बहुत डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो आप समझना। नेट प्रॉफिट मतलब मैंने सारे खर्चे माइनस किए, सारे, नॉट जस्ट कॉक्स, सारे खर्चे माइनस करके मैंने नेट में कितना प्रॉफिट कमाया। और बैलेंस शीट मेरे को बताती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब मेरी जो कंपनी है उसके ऊपर कितने का लोन है, कितने मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, कहाँ कहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, मतलब मेरी कंपनी ने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, मेरी कंपनी के असेट्स कितने हैं। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरत होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपकी कंपनी में, कोई बाहर का बंदा आपकी कंपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या बैंक आपको लोन दे रही है, कोई भी आउटसाइडर है, तो वो सबसे पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखता है कि आपके कितना आप साल का प्रॉफिट कमा रहे हो, या आपके पास कितने का लोन है, कितने आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, आपके पास कितने की असेट्स है। तो उसके बेस पे आपको कंपनीज या बैंक्स लोन देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी पिक्चर तो ट्रू क्लियर होनी चाहिए। तो दीज आर फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एज वेल। तो इंटरनल यूजर कौन हो गए? इंटरनल यूजर हो गए मेरा जो मालिक है, मेरा बिजनेस का जो मालिक है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, या मेरे पास अभी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितनी की एसेट्स हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि उनको पिक्चर क्लियर रहे कि मेरा अभी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। एंड कौन कौन यूज़ करता है, क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी, बट अल्टीमेटली पर्पस यही है आपका। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट टू। एक कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ एक बिजनेस है आपका। एक ना बहुत प्रैक्टिकल बिजनेस लेके चलते हैं तो आपको आपको क्लैरिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल,
एक बिजनेस है डॉली चाय वाला। ओके, आगे की जो भी हम एग्जांपल्स लेंगे इसी बिजनेस से रिलेटेड लेंगे। इसका शॉर्ट नेम है डीसी। तो डॉली चाय वाले का जो बिजनेस है, इसमें देखो ये दो तरह के खर्चे करता होगा। एक खर्चा हो गया मेरा जो उसका डेली का खर्चा है। डेली एक्सपेंस मतलब डेली एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप, या फिर उसका बिजनेस का एक्सपेंस बोल सकते हो, मतलब उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो एक्सपेंस चाहिए, बिजनेस एक्सपेंस। उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हो। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे। फॉर एग्जांपल क्या क्या होगा आपके, वो हाँ दुकान का रेंट देता होगा, किसी बंदे को उसने रख रखा है तो उसकी सैलरी देता होगा, वेजेस। उसके बाद वो अपना परचेज करता होगा चाय चीनी दूध डेली का। सो दीज आर डेली एक्सपेंसेस। दीज आर योर व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंस, नॉट कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंस, याद रखना बहुत बहुत सिंपल सा है। एक चीज कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि मेरा कैपिटल एक्सपेंस है या नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है, इसमें दो कंडीशंस होंगी। क्या, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे को फ्यूचर में उससे मुझे बेनिफिट मिलना है, फ्यूचर बेनिफिट बोल सकते हो आप, फ्यूचर में यूज होना है क्या वो। अगर आंसर है यस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल जो ये डॉली की चाय है दुकान, तो उसने वो दुकान, उसने अपने मतलब जो उसकी शॉप है उस शॉप को बनवाया, बिल्ड, उसने शॉप बनवाई। सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वो उसको आने वाले 10 साल या 15 ईयर्स तक यूज़ करने वाला है। तो क्या मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है इससे, मिला हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। तो आप समझ गए होगे। सपोज यहाँ पे उसने वन सपोज सपोज उसने यहाँ पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए अपनी दुकान को बनवाने में। तो 1 लाख वो हर साल मतलब 10 साल में उसको एलोकेट करेगा। 10,000 रुपीज पर ईयर वो डेप्रिशिएशन चार्ज करेगा, ना कि 1 लाख रुपए सीधे एक साल में चार्ज करेगा। तो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, तो बोलेगा भाई मैं अपना हर साल 10,000 रुपये का खर्चा बुक कर रहा हूँ, किससे रिलेटेड, मेरा इस शॉप जो मैंने बनवा रखी है, शॉप के ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज किया मैंने। दीज आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट, जिससे आप फ्यूचर बेनिफिट है। और कोई ऐसा एक्सपेंस जब आपकी असेट प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, असेट प्रिपेयर हो रही है, उससे पहले जो भी आप खर्चे करोगे, टिल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस टिल रेडी टू यूज। रेडी टू यूज मतलब अगर आपकी कोई असेट आप यूज करने वाले हो अपने बिजनेस के लिए, उससे पहले जब तक वो आपकी यूज में ना आ जाए वो एसेट, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं सारे कैपिटलाइज होंगे। फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे आपने अपनी डॉली जो है अपनी बिल्डिंग प्रिपेयर करवा रहा था, तो उस बिल्डिंग में सपोज उसने कुछ सामान मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगवाया मान लो, बनवाने का सामान बनवाने का थ्रू ट्रक, ट्रक्स के थ्रू आया मान लो, एक तरह का ये खर्चा हो गया। या फिर उसने कुछ मशीन मंगवाई डॉली ने, सपोज मान लो मशीन मंगवाई और मशीन को इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाने के 10,000 रुपये ले गया एक बंदा। तो जब जो भी खर्चे होंगे बिफोर रेडी टू यूज, मतलब अभी असेट यूज नहीं, उससे पहले जितने भी खर्चे हो रहे हैं सारे कैपिटलाइज होंगे। तो मान लो मशीन उसने मंगवाई थी 1 लाख रुपीज की, प्लस वो आने के 10,000 रुपये लिए, प्लस उसने जो जिस गाड़ी से वो आई, जिस ट्रक से आई, उसने 20,000 लिए। तो आपकी असेट की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000 रुपीज। इसको आप फिर 10 ईयर्स, अगर उसकी लाइफ है तो 10 ईयर्स में डिवाइड करोगे, 13,000 रुपीज हर साल डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे। तो आई होप इट्स लाइक कैपिटल एक्सपेंस मतलब एक तो हो गया कि आपका जो असेट आई है उस जब तक रेडी टू यूज नहीं हो रही, मतलब जब तक मैं उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर रहा, उससे पहले के खर्चे आपको सारे कैपिटलाइज करने हैं, सारे खर्चे ऐड कर दो, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर आपने कोई असेट पे खर्चा किया, मान लो आपकी असेट एक मशीन है, आपने पहले ही ले चुके हो, उसके बाद आप कुछ उस पर एडिशनल खर्चा कर रहे हो, ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे लगता है कि भाई मेरे फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा, मतलब
उस असेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या उससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो वो खर्चा भी कैपिटलाइज होगा। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो भी खर्चे हैं वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंस हैं, वो आपका डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप खर्चे साइड में डाल सकते हो, जो भी खर्चा है। तो दो तरह की चीज़ समझ ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने 2 पॉइंट पढ़े, इंक्रीज द लाइफ और वैल्यू ऑफ असेट और रेडी टू यूज। दो कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको, और बहुत लॉजिकल भी है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे मैंने बोला सेकंड हैंड कार एक बंदे ने परचेज करी, कितने की, 1 लाख की। 10,000 रुपीज स्पेंड्स ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग मतलब हो गया उसको लाने का खर्चा या उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाने का खर्चा बिफोर रेडी टू यूज़, याद रखना। ओवरहॉलिंग मतलब बिफोर रेडी टू यूज़ का जो भी खर्चा है। तो अब मैं इस कार की अपनी बुक्स में वैल्यू कितनी दिखाऊं, तो इस कार की आप वैल्यू दिखाओगे 1 लाख प्लस 10,000। और ये आपका बुक का क्वेश्चन है, आप बुक्स भी रेफर कर सकते हो उसके सॉल्यूशन के लिए, तो बुक से ही मैंने क्वेश्चन उठाए। फिर मतलब 1,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन एंड 100 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। तो 1,000 पे एक मशीन आई, उसका इंस्टॉलेशन के लिए दिया, तो रेडी टू यूज़ बिफोर रेडी टू यूज़ है, तो इस 1,000 रुपये को तो हम मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फिर 100 रुपये पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। रिपेयर मतलब कब रिपेयर कब करवाते हैं, जब मशीन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ये रिपेयर मेरी क्या है, बिफोर रेडी टू यूज़ करवा रहे हो तो ऐड होगी। और अगर आफ्टर रेडी टू यूज़ है, मतलब यूज़ होने के बाद 1 साल बाद, 6 महीने बाद ख़राब हुई, फिर आपने रिपेयर करवाई, तो ये आपका सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप एक्सपेंस दिखाओगे कि मेरा 100 रुपये का खर्चा हुआ है फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो ये आपका ऐड नहीं होगा। देन थर्ड इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर सोचो, अगर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी असेट जो मेरी कार है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या उसकी कुछ एफिशिएंसी बढ़ रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी? नहीं। तो ये मेरा सीधे क्या है, P&L का पार्ट बन जाएगा आपका, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोलता है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीन। तो अभी मशीन क्या आ रही है, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, जब आप सामान किसी बाहर देश से इंडिया में लेके आते हो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं, और जब यहाँ से भेजते हो तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इम्पोर्ट मतलब मैं बाहर से एक मशीन को लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कस्टम ड्यूटी दी। कस्टम ड्यूटी मतलब होता है टैक्सेस, किसको, गवर्नमेंट को। तो मैं बोल रहा हूँ कि मशीन क्या मेरी लग चुकी है, रेडी टू यूज़ है मेरा, नहीं, तो उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं क्या होंगे, ये कैपिटलाइज होंगे, तो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए वो बिल्कुल याद रखना है आपको। फर्स्ट इज रेडी टू यूज़ एंड सेकंड इंक्रीज द लाइफ और वैल्यू ऑफ असेट। अगर ये दो चीज़ क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे, कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जस्ट नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए आप समझ लो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो आपने अभी कर दिया बट उसका फायदा बाद में मिलेगा। सपोज डॉली ने, डॉली चाय वाला ने अपनी शॉप का एक इनोग्रेशन करवाया, और उसका जो इनोग्रेशन करवाया, मान लो उसके जो अपने अपनी शॉप चालू करी उससे पहले अपने रिबन काटने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो अपने किसको बुलाया, सलमान खान। लेट्स अज्यूम सलमान खान को बुलाया, सलमान खान ने उसके लिए आपके 1 लाख रुपए लिए। तो आपने खर्चा तो आज कर दिया, बट इसका बेनिफिट क्या है, आप आने वाले 15-20 साल तक लोगे। आप 15-20 साल तक जब भी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आप सबको बताओगे कि इसकी शुरुआत सलमान खान ने करी थी। तो आने वाले कस्टमर्स के दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी गुडविल बनेगी बेसिकली, तो लोग आएंगे, इससे आपकी सेल बढ़ेगी, चाय ज़्यादा बिकेगी। तो आप क्या करोगे, खर्चा तो आज ही कर दिया, क्या मैं इस खर्चे को 1 लाख रुपए को जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं, तो यहाँ पे क्या मैं एडवर्टीजमेंट के नाम से 1 लाख रुपए डाल दूं, और मान लो मैंने सेल ही 10,000 रुपये करी है इस साल, बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये जो खर्चा है मेरा आने वाले 20 साल में यूज़ होना है, तो इसको आप 20 साल में एलोकेट करो। समझ लो, तो इस साल आपका सिर्फ 5,000 का ही खर्चा आएगा एडवर्टीजमेंट का। तो दिस इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड मतलब आगे के लिए हमने डेफर कर दिया। तो ये चीज़ें याद रखना। हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप एकदम ट्रू प्रॉफिट दिखाओ, जो एकदम करेक्ट प्रॉफिट है वो दिखाओ, जो होना चाहिए एक्चुअल में। तो बाकी आप
दिमाग से सोचो कि क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी इशू। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, अब याद रखना, और बाकी तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर आता है मेरा कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये चौथा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने जैसे बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। तो अगर कोई बिजनेस है उस पर दो तरह के पैसे आएंगे। अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं, आप खुद सोचो, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो दो तरह के पैसे आएंगे। या मैं डॉली चाय वाले की बात करूँ तो उस पर दो तरह के पैसे आएंगे। एक तो जब वो चाय बेचेगा, ठीक है, टी बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्टली बिजनेस इनकम है, तो आप इसको बोल दोगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अब क्या है, डॉली ने अपना, मान लो उसके पास जो उसका सिलेंडर था, या फिर उसकी कॉफ़ी वाली जो मशीन थी वो ख़राब हो गई, तो उसने उसको बेच दिया, उसको बेच कर 10,000 रुपये लेके आया। तो ये क्या इसका बिजनेस है? क्या उसका डॉली का बिजनेस कॉफ़ी की मशीन बेचना है या सिलेंडर बेचना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। वो कभी कभी ऐसा करता है, हर बिजनेस में कोई ना कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो बहुत कैजुअली होती है। तो ये 10,000 रुपये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, बिजनेस तो मेरा टी बेचने का है, तो जो मैं बेच रहा हूँ उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। बट अगर कोई ऐसा पैसा आ रहा है जो नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। अगर मुझे कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गई तो उसके अलावा जो भी बची मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गई, मैंने कोई मान लो सेल किया ऑफ असेट, उससे पैसा आया, ठीक है, असेट ही बेच दिया मैंने। या फिर कोई मैंने लोन लिया या बोरिंग्स करी, उससे भी मेरे पास पैसा आ रहा है। रिसीप्ट मतलब पैसा आना होता है चाहे जैसे भी है। या फिर मालिक ने कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया, डॉली ने अपना और पैसा कैपिटल लगाया बिजनेस में, बिजनेस को बोला लो 2 लाख रुपए और इस बिजनेस को और आगे अच्छे से चलाओ, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब पैसा कहीं से भी आ रहा हो, दैट इज योर रिसिप्ट। तो ये तीन तरह के पैसे अगर आ रहे हैं तो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा जो बचा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर और भी कोई ट्रांजेक्शन तो आप खुद ही सोचो दिमाग में, क्या मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, मेरा बिजनेस है क्या लोन लेने का? नहीं। क्या मेरा बिजनेस है असेट बेचने का? नहीं। क्या मेरा कैपिटल रोज रोज आ रहा है क्या मेरे पास? नहीं, दैट इज नॉट माई बिजनेस। तो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। चार कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, चारों बस आपको लॉजिकली दिमाग में रखना है कि क्या होता है, और ऐसे कुछ याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब मेरे कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हमने देखा था कि हमारे तीन कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। अभी हम सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉग्स। अब इसको समझते हैं डिटेल में क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल बोलूँ, अगर मैं सिर्फ डॉली का जो बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, डॉली के बिजनेस के हिसाब से, तो ना हर बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे पता चले मैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है कि मैंने कितने का बेचा, मतलब मेरे पास कितने रुपए आए। मैंने बोला मैंने 100 कप चाय बेची, 10 रुपए की एक कप था, तो मैंने 1,000 रुपये मेरे पास आए। अब मैं निकालना चाहूंगा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि जो मैंने ये 100 कप बेचे, इसको बनाने की कॉस्ट, कीमत क्या लगी मेरे को। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब शुगर, मिल्क, क्या क्या था मेरे पास। तो मैंने बोला मेरे पास पहले से ही सामान पड़ा हुआ था 100 रुपए का, चीनी, दूध, ये सब। फिर मैंने बोला मैं और खरीद के लाया, मैं खरीद के लाया 500 रुपये का और सामान। क्या क्या? शुगर लेके आया, चाय पत्ती लेके आया, दूध लेके आया, ठीक है। फिर मैंने बोला और क्या लगता है मेरा, क्या खर्चा आता है। मैंने बोला आप, मैं, जो बना रहा है बंदा उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला हाँ देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला उसकी दिन की दिहाड़ी 50 रुपये है मान लो, तो 50 रुपये दे रहा हूँ उसको बनाने की, मतलब बनाने की कीमत में आता है मेरा ये। और ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये जो मैंने परचेज करी ना शुगर मिल्क, इसको मैंने एक रिक्शे से मंगवाया, और उस रिक्शा की कॉस्ट, मतलब उसकी जो मैंने पे किया, उसका जो भाड़ा मैंने दिया, दैट इज 150। इसको हम इंग्लिश में नाम दूँ तो कैरेज इनवर्ड हो गया आपका। मतलब सामान आया आपका इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आया है।
तो ये भी मेरा क्या है कि मतलब मेरा जो बनाने की कीमत है चाय की, उससे पहले जो भी खर्चे हो रहे उससे रिलेटेड खर्चे, तो वो मेरा यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये हो गया। और कुछ मैंने ना, और तो कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने बोला, मैंने लास्ट में देखा ना कि महीने के आखिरी में, मतलब या दिन के आखिरी में मान लो, दिन के आखिरी में मैंने 100 रुपये का तो मैं सामान पहले से पड़ा था, 500 का लेके आया, बट मेरे पास ना आखिरी में 200 रुपये का चीनी और दूध बच ही गया। शुगर मिल्क 200 रुपये का बच ही गया। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, 100 रुपये का आपके पास पहले से था, 500 का लाए और 200 बच गया। तो बोलूँगा 100 रुपये का पहले से था, 500 रुपये का आप सामान और लेके आए, बट 200 का बच गया, तो यूज़ कितने का हुआ? तो मतलब मेरा सामान जो यूज़ हुआ 400 का यूज़ हुआ, तो इसलिए हमने दिखाया 100 रुपये खर्चा हुआ, 500 खर्चा हुआ और 200 मेरा बच गया। सिंपल। तो अल्टीमेट लिखोगे तो 600 माइनस 200, 400 रुपये का आपका खर्चा डेबिट साइड में आ गया। ठीक है। अब इसका टोटल में अगर करूँ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालूँ यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालोगे तो बोलूँगा सेल हुई मेरी 1000 की, प्लस 200 रुपये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, माइनस 100, माइनस 500, माइनस 50 और माइनस 150। तो बोलूँगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 400 रुपये का। और ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हुआ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरा जो खर्चा है कॉस्ट बनाने का, उसको माइनस करने के बाद मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। और इन सबको बोलते हैं हम नॉट दिस वन, मतलब जो ये खर्चा है मेरा ये। तो जो मेरा वेजेस है या रिक्शा का जो खर्चा है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, बस याद रख लो आप, ज़्यादा कोई रिलेवेंस नहीं है, बट याद रख लो। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट, सोचो क्या मतलब, जो सीधे मेरे गुड्स को बनाने में लग रहा है खर्चा, डायरेक्ट। जो सीधे मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैंने बोला मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, कितने का? 400 रुपये का। मैंने बोला अब जो भी खर्चे हुए बिजनेस में, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, तो मैंने बोला मैं उसका रेंट दे रहा हूँ। रेंट तो मेरा फिक्स है, चाहे मैं बनाऊँ ना बनाऊँ तो वो जाना ही जाना है, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं। मतलब मेरा रेंट जाता है मान लो 100 रुपये। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मैंने जब सामान बेचा, तो चाय बेची, तो चाय बेचने के लिए मान लो मैंने किसी स्कूटी वाले के थ्रू मैंने दुकान पे सामान चाय भिजवाई, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड याद रखना मतलब सामान आया, आउटवर्ड मतलब जा रहा है। तो जाने का कोई खर्चा मेरा बनाने से रिलेटेड थोड़ी है। तो दिस इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो 10 रुपये का खर्चा ऐसा था, कैरेज आउटवर्ड का था। और भी खर्चे हो सकते हैं, सारे खर्चे। मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया। ठीक है। फिर मैं बोला मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ कॉफ़ी मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है मेरा हर साल। अब फिर मतलब और भी खर्चे, एनी अदर एक्सपेंस। ठीक है। मान लो कोई 100 रुपये का हो गया, फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट जा रहा है लोन के ऊपर। तो जो भी खर्चा मेरे डायरेक्टली बनाने से रिलेटेड नहीं, वो सारा यहाँ आ जाएगा। मान लो इधर भी आपको 50 रुपये आ गया, तब यहाँ निकाल लो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, और इस प्रॉफिट को बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो मेरा 400 माइनस 100 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 50, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 70 रुपये। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। आप बस हिंदी में याद रखो, जिंदगी भर आपके काम आएगा ये। ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, आपके जो टीचर्स होते हैं बेसिकली स्कूल्स में या कहीं पे, वो आपको रट्टा मरवा देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज एवरी टाइम इन योर लाइफ, इन योर ऑल कॉमर्स कॉमर्स लाइक फील्ड। आप चाहे सीए करो, सीए में करो, कहीं भी करो, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू मस्ट नो। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा ये होता है, और जो हमने नीचे बनाया है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां हम नॉट नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे समझा आपका, इसको हम बोलते हैं आपका एडजस्टेड परचेज। मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ यहाँ पे, बस याद रख लेना इसका नाम क्या क्या है। एडजस्टेड परचेज मतलब 100 रुपये की ओपनिंग स्टॉक, 500 रुपये का परचेज, 200 रुपये मतलब नेट में मेरा कितना खर्चा मतलब कंज्यूम हुआ, मतलब एडजस्टेड परचेज मतलब एक्चुअल में कितना परचेज आपका लगा। ठीक है। फिर एक हमने यहाँ पे देखा था आपका क्या,
सेल्स माइनस कॉग्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल जैसे मान लो मेरा यहाँ पे 1000 रुपये है। ठीक है, कॉक्स क्या होगा, कॉक्स ये देखो आपका कॉक्स ये होगा, ये 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 और माइनस ये, तब इन सबको माइनस करोगे तो आपका कॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपका 400 रुपये का क्रॉस प्रॉफिट है, 600 रुपये का मेरा कॉक्स है। तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नहीं भी याद होगा, आप दिमाग से चलो, हो जाएगा सब। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑलमोस्ट क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, एग्जांपल आपको समझा दिया मैंने। ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो, अगर बोलोगे तो मैं बना देता हूँ, इट विल नॉट टेक सो मच टाइम। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, उसने बोला मेरा ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास चीनी चाय पत्ती जो शुरू में पड़ी हुई है कितने का है, 1 लाख रुपए। फिर मैं बोला कि मैंने वेजेस दिए, वेजेस मतलब जो काम कर रहा है छोटू मेरी दुकान पे, तो वो मेरा डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि अगर वो काम ही नहीं करेगा तो मेरी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, मेरी चाय नहीं बन पाएगी। फिर बोला कितने का मैंने बेचा सामान, तो बोला 15,50,000 का मैंने सामान बेच दिया, सेल किया। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब क्या हुआ, मतलब गया है। तो आपने परचेज किया था और वो वापस चला गया, आउटवर्ड मतलब जाना, आउट, इन मतलब आना, तो आउट मतलब जा रहा है। आपका सामान कब वापस जाता है, जब आप खरीदते हो तभी तो वापस करोगे ना, आप बेच के तो वापस नहीं करोगे। तो आपने क्या किया, रिटर्न आउटवर्ड, वापस भेजा है। तो मैंने बोला मेरी परचेज कितने की है, मतलब मेरी परचेज थी 10 लाख की, माइनस 80,000, मतलब 80,000 रुपये मैंने वापस कर दिए। दिस इज योर 9,20,000। ठीक है, परचेज हो गई मेरी। कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया अभी, कैरेज इनवर्ड मेरा आना चाहिए, क्यों, मेरा सामान जो लेके आ रहा है रिक्शा वाला, कैरेज इनवर्ड। ये छोटे छोटे टर्म्स है, याद रख लेना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हिंदी अगर आप हिंदी में समझोगे तो बहुत ईजी है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हो गया, सेल रिटर्न, मतलब सेल थी मेरी कितने की, 15,50,000 की, इसमें से माइनस कर दो 50,000, तो मेरी 15 लाख की ही सेल है सिर्फ। ये आपका क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैंने सारे बुक के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। इसने बोला मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 2 लाख रुपए का, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 2,10,000 की। एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लाइफ टाइम यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, बस समझ लो 2 मिनट लगा के। देखो, अब मैं यहीं पे एक समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, जो हमने अभी देखा था कि हमने बोला यहाँ पे देखो 200 रुपये की चीनी और चाय पत्ती बची हुई है। ठीक है, मैं हमारे एग्जाम्पल में एक अकाउंट्स क्या बोलता है ना, कि आप चेक करो इसकी वैल्यू क्या है। मैंने बोला थोड़ा सा ना मेरी चीनी और चाय दूध जो है ना थोड़ा सा खराब हो गया है, अगर इसको मैं अभी मार्केट में बेचने जाऊँ ना, अगर मैं मार्केट में डायरेक्ट जाकर चीनी और चाय पत्ती बेचूँ जो मैं 200 रुपये की खरीद के लाया हूँ, उसकी वैल्यू ना 180 रुपये है। इसको बोलते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। मतलब मैं उसको अभी बेचने जाऊँ, रिलाइज करूँ, रिलाइज तो कितना रुपये मिलेगा, मतलब 180 रुपये मिलेंगे 200 रुपये के अभी, क्योंकि थोड़ी सी खराब हो गई है, या हो सकता है मेरे को ज़्यादा भी मिले। तो अकाउंट्स बोलता है ना, जो ट्रू प्रॉफिट है, जो ट्रू पिक्चर है वो मुझे दिखानी है। तो मैंने बोला कि अभी दूध की कीमत कितना है, मतलब 180 रुपये। तो बोलता है कि आप 180 रुपये दिखाओ। अगर सपोज अभी दूध और चीनी की कीमत कितनी होती है, मतलब 210 रुपये, ये ऑप्शन 1 था मेरा, तो उसने बोला आप 180 दिखाओ। ऑप्शन 2 होता मान लो 210 रुपये, तो अकाउंट्स बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब कम से कम दिखा के चलो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मत दिखाओ। मैंने बोला उसकी कीमत कितनी है, मतलब 200 रुपये उसकी कीमत है, तो आप उसको 200 ही दिखाओ फिर। तो यहाँ पे एक लॉजिक आता है कि कॉस्ट, जो उसकी कीमत है खरीदने की, या जो उसकी अभी आप बेचने जाओगे इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी लोअर है ना वो दिखाओ। तो इस केस में क्या, देखो 200 रुपये 180 रुपये है, तो मैं बोला 180 रुपये दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में। अगर मान लो 200 और 210 रुपये अभी बेचने की कीमत, नेट वैल्यू और कॉस्ट 200 रुपये है, तो फिर बोलता है 200 ही दिखाओ, जो दोनों में कम है, लोअर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा मत दिखाओ ना, आप कम से कम दिखाओ, और जो ट्रू पिक्चर है वो दिखाओ। तो इसलिए याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक आपका वो वैल्यू आएगी जो लोअर होगा। तो इसने बुक में आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, बट उसको भी मैं बेचने जाऊँ तो 2,10,000 है, तो क्या बोलता है विच एवर इज लोअर, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा 2 लाख रुपीज़। फिर इसने बोला आप जनरल एंट्रीज कर लो और ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो आप सिंपल देखो, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, 15 लाख आपकी सेल्स है, 1 लाख आपका ओपनिंग स्टॉक है, 50,000 के आपके दिहाड़ी है,
9,20,000 की आपकी परचेज है और 15,000 का आपका भाड़ा है, तो मेरा 6 ग्रॉस प्रॉफिट इज 6,15,000 रुपये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सिंपल है बहुत, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस दिमाग से सोच के चलना है। तो आई होप इट्स क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लियर। हाँ, अब देखो जनरल एंट्री बोल रहे हो, जनरल एंट्री सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट है ना आपका ये, तो जनरल एंट्री मानिए तो क्या करना है, पहली जनरल एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू वेजेस टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड। दूसरी एंट्री होगी, ये होगा बाय बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल 2 एंट्री करनी होती है, आप अकाउंट से ही कर दो, कोई मतलब ऐसा कोई इसका रिलेवेंस है नहीं, बस बुक्स में आती है, ऐसा कोई यूज़ नहीं होता इनका। बिजनेस मेन यूज़ है आपका नेट प्रॉफिट निकालना, जो आप सीख चुके हो अभी। देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी, ये छठा कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सेल माइनस कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो हम अभी बना के बेच रहे हो उस सेल वैल्यू माइनस उसकी कॉस्ट कितनी है। फिर मतलब कॉस्ट कैसे निकालते हो अभी पता है मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक दूध दही कितने का था, फिर आपका उसमें नेट परचेज कितना है माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, प्लस आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब भी हमने देखा था, याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बस ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में याद रखना है क्या होता है। फिर हमने अभी सीखा यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कैलकुलेशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लॉजिक क्लियर है, क्यों करते हैं भी पता है आपको। फिर एडजस्टेड परचेज मैंने आपको अभी बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। अभी मैंने डॉली चाय वाले एग्जांपल में आपको बताया। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स और स्टॉक्स। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो आपको सेल दे रखी है, सेल इज 1,000 रुपीज़, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नंबर में नहीं दे रखा, उसने बोल दिया 20% ऑफ कॉक्स। तो आपकी फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉक्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसने मुझे बोला ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑफ कॉक्स, मतलब जो ये वैल्यू है इसका 20% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैं बोलता हूँ सेल मेरी 1,000 रुपये है, मुझे पता है, कॉक्स कितना है मुझे नहीं पता, तो कॉक्स को बोल देता हूँ एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 20% ऑफ एक्स, मतलब 20% ऑफ एक्स। तो परसेंट आप हटाते हो तो कितना आ जाता है नीचे, जीरो। तो इसको हम बोलेंगे 0 पॉइंट, अगर आप जीरो से जीरो काटोगे तो आपका ये हो गया 0.2x। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। मैथ थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट बहुत यूज़ होगा, ये छोटी सी चीज़ समझ लोगे ना आपके लाइफ में बहुत यूज़ होगी। यहाँ माइनस एक्स है, इधर जाके प्लस कर दो आप, 0.2x। और अगर एक्स का कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो +1x। इधर माइनस में तो जाके प्लस हो गया, तो 0.2 और 1 कितना हो गया, 1.2x कल टू 1,000। तो x इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, तो 1.2, तो मतलब 1,000 डिवाइड बाई 1.2, तो मेरा x की वैल्यू क्या हो गई, 833। मतलब मेरा कॉक्स कितना हो गया, 833। अब आपको ये हो गया लॉजिकल तरीका कॉक्स निकालने का, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो अब हम इसे x मान के कर सकते हो अगर आपको मैथ्स क्लियर है। अगर डाउट है आपको, अगर आपको चीज़ें मैथ्स नहीं आती है, तो आप सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हो। 20% मतलब कितना हुआ मेरा, इट्स 0.2। ठीक है, इसमें आपको +1 करना है, ये हो गया 1.2, और जो वैल्यू दी है उसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 20% आप अगर यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे 0.3 +1 डिवाइड, +1 करके और जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना है। ये तो हो गया आपका रट्टा मारने वाला तरीका, और अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से जाऊँ तो ये आपका लॉजिक है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, इसके बाद आपके मेजर कॉन्सेप्ट बचते नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक नेवर बी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक क्वेश्चन है लास्ट में अभी मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 20, उसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों नहीं होता है आपका ट्रायल बैलेंस का पार्ट। ठीक है, बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इससे आपका हो जाएगा। ये बस नॉलेज के लिए, एग्जाम से कोई इसका लेना देना नहीं है, बस मैं नॉलेज के लिए समझाना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बनता है पार्ट। तो लास्ट में आप देख लेना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो। फिर आते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 7, एक्सपेंस विल नॉट बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो कैरेज आउटवर्ड हो गया, इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैरेज ऑन सेल हो गया, मतलब ऐसा खर्चा जो मेरा डायरेक्ट है ही नहीं, जो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा कभी भी एक्सपेंस पार्ट नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, वो कहाँ का जाएगा, मेरा P&L में जाएगा, अभी मैंने आपको बताया।
ठीक है। अभी एक आता क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे 20% सेल्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊँ, ट्रेडिंग अकाउंट, उसने बोला मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, मतलब दूध दही जो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, मेरा 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। फिर मेरे पास परचेज कितने की, मतलब परचेज इज 2,80,000। फिर मतलब मेरे पास मैंने कितना दिहाड़ी दी उसको सामान को बनाने में, 2,000 रुपये। फिर मतलब फ्रेट इनवर्ड मेरा 3,600 रुपये। फ्रेट इनवर्ड मतलब सामान को अंदर, जो आपका दूध दही चीनी जिस रिक्शे से आया उसको मैंने भाड़ा दिया, मैंने अभी आपको समझाया 3,600 रुपीज़ है। और कैरेज इनवर्ड कितना है मेरा, मतलब 1,000 रुपीज़। अब मुझे यहाँ पे सेल भी नहीं पता, मेरा सेल पता ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता। तो इसने बोला यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 80,000 रुपये। तो मुझे सेल्स नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट से बोला 20% ऑफ सेल्स, तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने बोला तो सेल क्या होता है, सेल माइनस कॉक्स क्या होता है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल मुझे पता नहीं था, मैंने सेल बोला एक्स। ठीक है। कॉक्स मुझे पता है, मतलब कॉक्स कितनी है, मैंने बोला देखो 1,लाख का सामान पहले से पड़ा हुआ था, 2,80,000 का और फिर था, 2,000 रुपये दिहाड़ी लगाई, 3,600 रुपये का भाड़ा दिया, 1,000 रुपये मैंने और भाड़ा दिया, और उसमें से 80,000 का सामान बच गया। तो मैंने बोला मेरी कॉक्स कितनी है, मतलब 3,06,600 रुपये की मेरी कॉक्स है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.2 ऑफ एक्स। यहाँ एक्स है तो एक्स मतलब सेल्स, सेल्स का 0.2 एक्स। सिंपल है। आप इस इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो मेरा टोटल कितना हो गया, मतलब तो टोटल हो गया मेरा, तो मेरा टोटल हो गया एक्स प्लस 0.2 एक्स। ये इधर था, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा ये, और ये इधर चला जाएगा मेरा 3,06,600। तो मेरा एक्स में एक्स 1 एक्स में से 0.2 एक्स गया, तो कितना बोला मेरा 0.8 एक्स इक्वल टू 3,06,600। तो एक्स कितना हो गया, मैंने इसको ये आपका 0.8 इधर मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में भेज दो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी भी नहीं है तो भी आप सीख लो कि ये कोई चीज़ है, वो इधर से इधर जाती है तो प्लस में तो माइनस होगी, माइनस में तो इधर प्लस होगी। अगर वो इधर देखोगे आप मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 0.8 से 3,06,600 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3,83,250। मतलब मेरी सेल्स हो गई कितनी, 3,83,250। और इसका 20% मेरा वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप 20% करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, या सेल्स में सब ये सारी वैल्यू माइनस कर दो, तो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट यही आएगा। तो दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 13 सेम है, जो मैंने आपको अभी छोटा सा एग्जांपल ही करवाया ना, ये वाला सेम है। आपको सेल दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट 30% और कॉक्स है, तो कॉक्स निकाल के बताओ, सेम है आपका। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इंपॉर्टेंट एक्सपेंस मस्ट रिमेंबर, मतलब फ्रेट आउटवर्ड, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक P&L अकाउंट बनवाया ना, हियर इज इट, कि क्या क्या मेरा मेरे P&L में सारे खर्च आएंगे, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, रेंटेड जो भी है, जो मेरा ट्रेडिंग में नहीं आया उसके बाद जो भी खर्चे बच गए। जैसे मेरा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, याद रखना, फ्रेट आउटवर्ड मेरे P&L का पार्ट बनेगा। फ्रेट आउटवर्ड मतलब जाने का खर्चा। देखो फ्रेट और कैरेज एक खर्चे का नाम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है। फ्रेट मतलब आपने कोई किसी गाड़ी से सामान मंगवाया, कैरेज या कार्टेज मतलब आपने किसी बैलगाड़ी से सामान मंगवाया, तो दैट इज बिट डिफरेंट। बट है क्या, मेरा भाड़ा ही है, गाड़ी का भाड़ा ही है, तो फ्रेट आउटवर्ड हो गया। इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं लोन पे, मैंने लोन लिया था, उसमें मुझे ब्याज देना पड़ रहा है बैंक को, 1% 2%। या मेरा पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, या मेरा सामान जल गया, ये सारे लॉस हैं, एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस में का प्रीमियम दे रहा हूँ मैं, या कोई भी खर्चा विच इज़ नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे खर्चे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं जाते। मैंने आपको समझा दिया है। बस आप दिमाग से सोचना है कि मेरा खर्चा प्रोडक्शन, क्या इसके बिना मेरी खर्च गुड्स बन सकता है, मेरा नहीं बन सकता, तो ट्रेडिंग में बन बन सकता है इसके बिना मेरा, तो वो आपका फिर P&L में जाएगा।
ठीक है, तो मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, नेट प्रॉफिट बता दिया। एक और नया कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जो आपके खर्चे बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं खर्चों को आप लो, माइनस करो और अपना प्रॉफिट निकालो। तो ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप समझ लो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझ लो। तो आपको बेसिकली इसके अलावा जो भी बचे हुए सारे ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग मतलब देखो सिंपल बोलूँ तो वो खर्चे जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। मान लो सारा बिजनेस चला रहे हो, तो अब डॉली की बात करो तो डॉली चाय बेच रहा है, तो हम समझ गए एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ गए, मतलब वेजेस, कैरेज, ठीक है, मेरे परचेज, तो दीज आर माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मुझे पता है कि ये चाहिए मुझे और मैंने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को लेके यहाँ पर आया, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे दिखाया 400 रुपये मेरा आया था, आपको याद होगा एग्जाम्पल में। तो अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने अब मैं माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमने क्या माइनस किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, इसके बिना तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। जैसे मेरा मान लो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, मेरा रेंट है, मेरा एडवर्टीजमेंट है, मेरा सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंस है, ये सारे खर्चे मेरे को बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। ऊपर खर्चे तो मेरे प्रोडक्शन गुड्स को बनाने के लिए चाहिए, मेरे को चाय बनाने के लिए जो खर्चा है वो सारा यहाँ पे आएगा। ऑपरेटिंग मतलब मेरा ऑपरेट मतलब ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, तो मतलब जितने भी खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, हमको मशीन चलाने में डेप्रिसिएशन लगता है, मेरी रेंट लगता है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ऑफिस, ये सब मेरे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये जो आप माइनस करते हो ना, यहाँ पे आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस किया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट। अब मैं लोन लेके बिजनेस चला रहा हूँ, अगर मैं लोन नहीं लेता तो भी मेरे को बिजनेस मेरा चलाना ही पड़ता, वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। लोन लेके मैं एक ब्याज दे रहा हूँ बैंक को, अगर मैं लोन नहीं लेता तो भी तो मेरा बिजनेस चल सकता है, राइट। तो इंटरेस्ट अगर मैं दे रहा हूँ, कोई खर्चा दे रहा हूँ, तो वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक लोन लिया उससे रिलेटेड खर्चा है, तो वो यहाँ पे आपका नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। अगर मान लो आपके आग लग के सामान जल गया, तो मेरे बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है, लॉस ऑन सेल। अगर आपने कोई असेट बेची, उस पर कोई लॉस हुआ, तो वो भी मेरा बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है। आपने कोई चैरिटी करी है, डोनेशन में आपने पैसे दिए, तो ये बिजनेस रिलेटेड ये खर्चे हैं ही नहीं। तो ये पांच छह खर्चे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको याद रखना है कि मेरा कोई खर्चा है जो उसमें मैं इंटरेस्ट ब्याज दे रहा हूँ, ये लॉस हो गया, आग लग गई, या मैंने असेट बेचा उसके पे कोई लॉस हुआ, चैरिटी, डोनेशन, ये खर्चे मेरे कभी भी मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाले, आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस किए, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इनमें से आप माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, चैरिटी हो गया, है ना, लॉस बाय फायर हो गया। तो अब ये जो खर्चे आप माइनस करोगे, अब यहाँ जो बचाओगे वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो आई होप इट्स क्लियर। पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस के। एक एक क्वेश्चन आपकी बुक में जस्ट दिया हुआ है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए 5 मार्क्स के लिए, तो बस समझ लो। तो जो हमने अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा ना, जो समझा अभी, उसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम सेम आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के हुए हैं, सेम ट्रांजेक्शन्स हैं, बट जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस आप ये क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी और आपके अदर बुक्स में 18 या 17th एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सेम सेम एज इट इज फिगर्स है। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर आता भी है तो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बोल रहा है एंड नेट प्रॉफिट, दो चीज निकालने को बोल रहा है वो। जस्ट वेट, ठीक है, बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना पी एंड एल अकाउंट। देखो हाँ, पी एंड एल अकाउंट हम साथ में बना लेते हैं इधर। और वो स्क्रीन विजिबल होगी आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका पी एंड एल अकाउंट बना लेते हैं। पी एंड एल अकाउंट बना देते हैं। तो क्या बोल रहा है,
मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इज माई ग्रॉस प्रॉफिट 4,40,000, ठीक है। उसके बाद उसने देखो ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, तो हम देख लेते हैं पहले इसमें से हमारी कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग मेरा एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको अभी समझाया, जो वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मेरे। देखो, कैरेज आउटपुट भाड़ा लग रहा है, बिजनेस रिलेटेड। एडवर्टीजमेंट बिजनेस रिलेटेड है। सैलरी मेरा बिजनेस रिलेटेड है। रेंट भी बिजनेस रिलेटेड है। लाइटिंग भी बिजनेस रिलेटेड है। इंश्योरेंस दे रहा हूँ मैं किसी चीज़ का, वो भी मेरा बिजनेस का रिलेटेड ही है। बैड डेब्ट हुआ, मेरा बिजनेस में कुछ खर्चा बैड डेब्ट हुआ है, दिस इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। क्योंकि अगर बैड डेटर्स को आप उधार पे दे रहे हो तो बैड डेब्ट होना ही होना है। तो दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। ऑडिट फीस, ऑडिट मैंडेटरी होता है, आप किसी बिजनेस का ऑडिट करवाते हो कि भाई चेक कर लो मेरे पास जो भी मेरी बुक्स में खर्चे दिख रहे हैं, जो भी इनकम दिख रही है वो सही दिख रही नहीं दिख रही, उसके लिए आप ऑडिट करवाते हो। तो कोई गलती तो नहीं है मेरी बुक्स में, तो वो ऑडिट भी कराना जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है आप ऑडिट करवाओ, तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन लोन ये नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप लोन नहीं लेते हो उस पर आप ब्याज दे रहे हो, और लोन नहीं भी लेते तो भी तो बिजनेस रिलेटेड खर्चा थोड़ी हुआ, आपका बिजनेस तो चलता ही ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी उससे आपको ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम होती है और इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब खर्चा है आपका, तो ये इनकम भी आपकी बिजनेस रिलेटेड नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिल्कुल आपका बिजनेस रिलेटेड। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपका बिजनेस रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सपोज बिजनेस फर्नीचर को बेचने का तो कर नहीं रहे हो, आप बिजनेस सपोज चाय बेचने का कर रहे हो और आपने फर्नीचर बेच दिया, इसमें लॉस हो गया, तो आपका बिजनेस रिलेटेड तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपका फर्नीचर बेचने या खरीदने का बिजनेस तो है ही नहीं, राइट। तो ये भी मेरा नहीं है। जनरल एक्सपेंस बिजनेस रिलेटेड है। डोनेशन नहीं है, आप किसी को डोनेट कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है। रेंट रिसिप्ट, बिजनेस से आप इसको बोल सकते हो ये बिजनेस रिलेटेड है। रेंट रिसीव्ड बोल सकते हो उसको बिजनेस रिलेटेड आप। लॉस बाय फायर आपका बिजनेस रिलेटेड, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस रिलेटेड ही आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि आग लग गई, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन। आपकी बिजनेस में रोज आग नहीं लगती है, ये आपका एक एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये भी आपका बिजनेस रिलेटेड नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी नहीं, क्योंकि आप मशीन बेचने खरीदने का आपका धंधा नहीं है। तो जो मैंने क्रॉस लगाई ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स किससे रिलेटेड नहीं है? ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो हम अभी पहले क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड, कितना है मेरा? 4,800। फिर आ जाएगा मेरा एडवर्टीजमेंट 12,000। फिर मेरा आ जाएगा सैलरी 1,78,000। फिर मेरा आ जाएगा यहाँ पे रेंट 62,000। फिर यहाँ मेरा आ जाएगा लाइटिंग 15,000। इंश्योरेंस 2,400। बेड डेट 1,500। और ऑडिट फीस 2,000। फिर मेरा एक और खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600। फिर मेरा जनरल एक्सपेंस 1,400 रुपये। और क्या? रेंट रिसीव हुआ है, मेरी एक इनकम है, तो रेंट रिसीव्ड कितना? 6,000। हाँ ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या हो गए? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। और अब यहाँ आप इसको माइनस करके यहाँ निकाल लोगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसमें से जो आपने क्रॉस लगाए खर्चे हैं वो माइनस कर दोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप कर लेना। आई होप मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आई गेस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। बस चीज़ें याद रखना, चीज़ें इजीली हो जाएंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मेरा बैलेंस शीट, द लास्ट पार्ट। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। मैं आपको समझा देता हूँ बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। देखो क्या होता है, एक बिजनेस में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बिजनेस में हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट बताती है कि मेरी आज के टाइम पे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं। इससे पता चलता है कि मेरे बिजनेस में कितना लोन्स हैं, बैंक से हमने कितना लोन ले रखा है, किसी बाहर वाले से कितना लोन ले रखा है, मैंने कहाँ कहाँ पैसे अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, कितने पैसे मैंने अपनी मशीन में लगाए हैं, कितने पैसे मैंने बिल्डिंग में लगाए हैं, कितना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कितना मेरे पास बैंक पड़ा हुआ है, कितने के मेरे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, मतलब स्टॉक्स मीन्स
अगर मैं बोलूँ चाय, डॉली चाय वाले के हिसाब से, तो मेरे पास कितने के आज के टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक है, शुगर, मिल्क, टी। तो बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर मिलती है हमें यहाँ पे कि अभी हमारा बिजनेस की पिक्चर है क्या। तो इसलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल। कैपिटल हो गया मतलब जो मालिक ने, डॉली ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, वो कैपिटल हो गया यहाँ पे। फिर अगर उसने कोई कोई पैसा वो निकाल के ले गया है तो वो ड्राइंग्स आपकी माइनस हो जाएगी। अगर कुछ उसने इस साल जो प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाते हो किसका होता है, जो प्रॉफिट, जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, अगर डॉली चाय वाले ने जितना भी प्रॉफिट कमाया अपने चाय बेच के, सारे खर्चे माइनस करके, तो वो उसकी कैपिटल में ही ऐड होता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप भी अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, उसमें से जो पैसा निकालोगे माइनस होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। तो आपका यहाँ पे कैपिटल आता है। फिर यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज आती हैं कि मैंने कितना कितना पैसा ले रखा है। तो लाइबिलिटीज आ जाती है आपकी कि मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मतलब लाइबिलिटी मीन्स लोन्स, बोरोइंग्स। वो कितना पैसा क्रेडिटर्स को देना है। क्रेडिटर्स मतलब मैंने जिनसे उधार पे सामान खरीदा है। ठीक है। तो दो चीज, कैपिटल, लाइबिलिटी। इधर असेट्स में आपके पास दो असेट्स आते हैं, एक तो हो गया आपका करंट असेट्स, एक हो गया आपका फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आपके लॉन्ग टर्म बेसिकली असेट्स हो गए, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें। इधर आपके कैश, इन्वेंट्री। तो आई होप इट्स क्लियर। पर्पस भी आपको क्लियर होगा क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। कि क्वेश्चन नंबर है ये 20, आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना या और किसी बुक पे देख लेना, ये सारी बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। इसने बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो डेबिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस है। एक कॉन्सेप्ट बता दूं, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, बट स्टिल नहीं पता तो मैं एक बार समझाता हूँ। जो भी बैलेंसेस मेरे ट्रायल बैलेंस में आते हैं ना, वो सारे एडजस्टेड बैलेंस होते हैं। अब एडजस्टेड बैलेंस का मतलब क्या है, सपोज सपोज मैं जैसे दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे आपका ये मशीनरी दिख रहा है 5700, या आपको यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 1 लाख। तो जब आप इसकी मशीनरी अकाउंट बनाते होगे ना, तो सपोज मशीनरी में आपका, मशीनरी जो आपने परचेज करी होगी वो होगी 1 लाख रुपए की। बट इसमें जो डेप्रिसिएशन है ना, उस लगा होगा मान लो 33,000 या 43,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो लास्ट में जो बैलेंस बचता है ना मेरा 57,000, कि मेरे पास आज मशीन की वैल्यू क्या है, 57,000 है, वो मेरा यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिखता है, मतलब एडजस्टेड बैलेंस होता है यहाँ पे। तो इसके मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप इसमें से माइनस कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है आपका। ठीक है। तो एक उससे छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था आप लोग को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस आता है मेरा एडजस्टेड बैलेंस आता है। जितने भी लेजर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे ही आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। यही बना देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और फिर यहाँ बनाते हैं आपके साइड में बैलेंस शीट। तो क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन देखते जाते हैं, उनको डालते जाते हैं स्टार्टिंग से ही। देखो यहाँ बोला इसने सन्डे डेटर में वो 35,000 डेटर्स क्या होते हैं, मेरे असेट्स हैं। मुझे पैसा आना है अपने डेटर्स से। तो डेटर्स आपके असेट्स होते हैं। तो मतलब आप इसको दिखा दो, करंट असेट्स में यहाँ पे डेटर्स कितना उसने बोला, 35,000। 35,000। ठीक है। फिर ये बोलता है नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक मेरा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना, 50,000 रुपीज़। फिर उसने बोला लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए। आप यहाँ जाओ तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज योर नॉन करंट असेट्स। तो आपने बोला लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 1 लाख रुपए। फिर हमने देखा यहाँ पे कैश इन हैंड, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 16,000 और 40,000 बैंक में पड़ा हुआ है। तो मैं बोला यहाँ पे कैश पड़ा है मेरे पास 16,000 और मेरे पास बैंक पड़ा है कितना, 40,000। फिर उसने बोला मैंने वेजेस दिए, वेजेस कहाँ थे, मेरा वेजेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट।
30,000। फिर मैंने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका खर्चा है मेरा, P&L, कितना इंटरेस्ट मेरा, 2,000। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते जा रहे हो उनको मार्क करते जाओ ताकि आपको याद रहेगा आपने कर दिया। फिर बैड डेट 5,000, बैड डेट 5,000, रिपेयर्स 3,000, रिपेयर्स आपका P&L का पार्ट होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम ट्रेडिंग में कब एडजस्ट करते हैं या फिर हम P&L में कब करते हैं। फर्नीचर फिक्सर्स 15,000 मेरे फर्नीचर है यहाँ पे, 15,000। डेप्रिसिएशन 10,000, तो मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे P&L में। कहते हैं रेंट 8,000, रेंट लिख लेते हैं। रेंट हो गया मेरा 8,000। सैलरी है 20,000, सैलरी 20,000। फिर आता है मेरा यहाँ पे ड्राइंग्स 20,000। तो अब ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था जो कैपिटल होती है उसमें से अगर आप कुछ पैसा निकाल के ले गए तो आपको ड्राइंग्स माइनस करनी पड़ेगी। तो 20,000 आपका जो भी कैपिटल आपने लगा, डॉली ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसमें से 20,000 रुपये माइनस कर देना। परचेज है मेरी 1 लाख की, परचेज इज पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन आप पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका, 10 to 15 मार्क्स आप कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो कवर ना किया हो। तो दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपके कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आती है चीजें तो आप कर लोगे। परचेज हो गया मेरा, जनरल एक्सपेंस 25,000, जनरल एक्सपेंस 25,000। मशीनरी है मेरी 57,000 की। फिर आते हैं यहाँ पे, हमारा डेबिट साइड पूरा हो गया। इसके बाद बोलता है क्रेडिट में कैपिटल है मेरी 2.5 लाख की, तो कैपिटल इज 2,50,000। इंटरेस्ट है मेरा, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिया हुआ और एक डेबिट साइड में दिया हुआ था। तो डेबिट मतलब होता है खर्चा, मतलब मैंने कोई लोन लिया है उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया। अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड का क्या होता है, मेरा इनकम होता है वो। इनकम मतलब मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने किसी और को लोन दिया, उससे मुझे ब्याज मिला है, तो दैट्स योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है आपका, इनकम, तो वो आपका क्या है, एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग ही है। कितना, 6,000। ठीक है, तो ये हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर बोल रहा है 1,10,000, तो मेरे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, लाइबिलिटी में क्रेडिटर कितना, 10,000, 1,10,000। देन वी हैव सेल्स ऑफ 1,70,000, तो सेल्स मेरी यहाँ पे आ जाएगी 1,70,000। अब लास्ट मेरे क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपका ना ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ रहा है, वो बाहर दिखाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, जो स्टॉक आपके पास बच गया है साल के आखिरी में, लिखा होगा 31 मार्च 2025, मतलब एंड में आपके पास 1 लाख रुपए की चीनी, दूध बचा हुआ है। तो इसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं लिया, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो भी दूध चीनी बचा हुआ है, वो किस में से बचा हुआ, या तो जो हम पास ओपनिंग में दूध चीनी पड़ा हुआ था उसमें से बचा हुआ, या जो हमने यहाँ पे परचेज किया है उसमें से बचा होगा, राइट। जो मैं खरीद के लाया हूँ या जो ओपनिंग होगा उसी में से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो जब मैं सारा स्टॉक ट्रायल बैलेंस में पहले ही डाल चुका हूँ, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर तो डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं परचेज और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जिसके अंदर से ही बच के मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलेगा। नाउ आप क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना आएगा, तो आपका कितना है ये, 1,70,000 प्लस 1 लाख माइनस आपका 50,000 माइनस 30,000 माइनस 1 लाख, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इज 90,000। फिर अब यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दो 90,000, और इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल लो। जो नेट प्रॉफिट आएगा आप वहाँ पे ऐड कर दो अपना 90,000 प्लस 6,000, कितना हो गया,
आई गेस कुछ गलत हुआ। 6,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 20,000 25,000। तो नेट प्रॉफिट हो गया आपका 23,000। तो अभी 23,000 आप जाके यहाँ पे आपका प्रॉफिट, मैंने क्या बोलता, प्रॉफिट किसका होता है, हमेशा मालिक का होता है। अगर आप भी अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, कुछ बिजनेस आपका प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो आप कहाँ दिखाओगे, अपने हिस्से में दिखाओगे कि मैंने इतना पैसा लगाया था, इतना निकाल के ले गया, और इतना मेरा इस साल का प्रॉफिट है, जिस 2,53,000 प्लस 1,10,000, दिस इज योर 3,63,000 इज योर दिस साइड। आप उधर ऐड कर लो 35,000, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 57,000। आई गेस कुछ मिस कर दिया मैंने, कोई ऐड करते वक्त। 16,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 57,000, दिस इज और 2,60,000। कोई हमने कुछ, ओके। आपका क्लोजिंग स्टॉक भी था ना 1,00,000 रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आपके पास इन्वेंट्री बची हुई है। अभी हमने समझा था क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमारी करंट असेट्स हैं बेसिकली। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जाएगा यहाँ पे 1,00,000 रुपीज। मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक समझाने के चक्कर में मैंने एंट्री नहीं डाली यहाँ पे। दिस इज योर 3,63,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट आपकी ऑलवेज मैच करेगी। कॉन्सेप्चुअली सब कुछ क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एक एक चीज बस हिंदी में याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाकी क्वेश्चंस तो सारे अपने आप ही हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, उसको ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट कर लें। इट विल हार्डली टेक, आई गेस, आई एम टेकिंग गेस कि 25 से 30 मिनट में हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, स्टे ट्यून। बाय।